Good morning, dear friends. Welcome to my lecture 2 on spatial theory of relativity. Right? इस लेक्चर के दौरान मैं आपसे डिस्कस करूंगा गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या हैं. Although I had already discussed the definition of Galilean transformation in my previous lecture, for sake of simplicity or for sake of revision, मैंने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन फिर दी है. इसमें सेट ऑफ इक्वेशन विच रिलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इन टू इनर्शियल फ्रेम्स. दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि दोनों फ्रेम, जो रिलेटिव फ्रेम्स की हम बात करेंगे, वो दोनों फ्रेम्स हमारे इनर्शियल होंगे. ये हम यहाँ प्रूफ भी करेंगे कि अगर मैं एक इनर्शियल फ्रेम मान लेता हूँ तो दूसरा फ्रेम भी मेरा इनिशियल होगा, बशर्ते जो रिलेटिव फ्रेम्स की वेलोसिटी होगी वो लाइट की तुलना में नेग्लिजिबल होगी. मतलब मैं नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी की बात करता हूं. ये मैंने यहाँ फिर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इफ वन ऑफ द फ्रेम इज इनर्शियल देन द रिलेटिव फ्रेम आल्सो बी इनर्शियल. इट हार्डली मैटर वेदर द रिलेटिव फ्रेम इज एट रेस्ट और इन मोशन. ठीक है, यहाँ इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने 4 केस में से ब्रेकआउट किया ताकि आप इसे ईजिली समझ पाएँ. पहले केस में मैंने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया कि आपके ये दोनों फ्रेम और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ये सब रिलेटिवली रेस्ट पे हैं. ये मेरा फ्रेम S है, ये मेरा फ्रेम S डैश है, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं X डैश, Y डैश, Z डैश एंड T डैश. ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये फ्रेम X के लिए हैं और अगर ये फ्रेम S की बात करें तो X, Y, Z एंड T होगा. और हम ये मान के चलेंगे इस पूरे डेरिवेशन के दौरान कि जो भी मूवमेंट कर रहे हैं वन डायमेंशनल है, दैट इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस मूवमेंट करेगा. राइट, जब दोनों ये फ्रेम रेस्ट पे हैं तो इनके बीच की दूरी है d, इस पॉइंट की ये दूरी है x डैश एज पर द फ्रेम s डैश और ये दूरी है x. इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक मैथमेटिकल टूल को इस्तेमाल करके मैं ये रिलेशंस डिफाइन कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम जो भी मैकेनिज्म यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वन डायमेंशनल है, इसलिए y इक्वल्स टू y डैश, z इक्वल्स टू z डैश एंड सिंस ऑल द रिलेटिव फ्रेम्स आर एट रेस्ट तो हम कह सकते हैं t इक्वल्स टू t डैश. टाइम फैक्टर पे कोई फर्क नहीं आ रहा. राइट, अब केस नंबर 2 की बात करते हैं. केस नंबर 2 में हमने लिखा फ्रेम S अभी भी रेस्ट पे है पर फ्रेम S डैश एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, क्योंकि इनिशियल फ्रेम होने की एक कंडीशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है. लेकिन पॉइंट P आपके फ्रेम S के करस्पॉन्डिंग रेस्ट पे है. मतलब ये फ्रेम S डैश जो है इसके अंदर ये पॉइंट P रेस्ट पर है, बट ये फ्रेम S डैश एक वेलोसिटी v से चल रहा है, ये यूनिफॉर्म होगा. ये एनिमेशन में दिखा दिया मैंने. इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये जो मेरी डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को मैं लिखता हूं d इक्वल्स टू vt. ठीक है, तो ये डिस्टेंस को बाय द लॉ ऑफ काइनेमेटिक्स डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इस d को, इन दोनों d's को मैंने रिप्लेस कर दिया वेलोसिटी इनटू टाइम. यहाँ जो फैक्टर देखने लायक है वो है कि x इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश. यहाँ ध्यान रखिए ये t डैश नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फ्रेम s के हैं और ये फ्रेम s के हैं. इसके रिवर्स यहाँ ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फ्रेम s डैश के होंगे और ये कोऑर्डिनेट्स पूरे s के होंगे. राइट, तो ये हमारा रिलेशन आया अगर एक फ्रेम मूव करता है. नाउ लेट अस डिस्कस अ केस नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग केस, कि फ्रेम S डैश और ऑब्जेक्ट P ये सभी रिलेटिव मोशन में, मतलब फ्रेम S की तुलना में फ्रेम S डैश मूव करता है वेलोसिटी v से और S डैश के कंपैरिजन में ये पॉइंट P भी मूव करता है. राइट, इसका मतलब इस पॉइंट की के मोशन को ये ऑब्जर्वर भी नोट करेगा और ये ऑब्जर्वर भी नोट करेगा. राइट, हमारा क्वेश्चन इन दोनों ऑब्जर्वर से है कि इन्हें कितनी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देती है. कितनी दिखाई देगी देख लीजिए. ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं पिछले स्लाइड में कि x इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वी डैश होता है, क्योंकि अब पॉइंट P खुद मूव करने लगा, इसके कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ बदलें. तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स टाइम से बदलते हैं तो ये डिफरेंशिएशन होगा विथ टाइम और आपको दिखाई देगा u इक्वल्स टू यू डैश प्लस v. मतलब ये जो इसकी वेलोसिटी होगी जब आप फ्रेम S से इसे ऑब्जर्व करेंगे ये दिखाई देगी u डैश प्लस v, मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी दिखाई देगी. जब आप इस दूसरे फ्रेम S डैश से बात करते हैं तो फ्रेम S डैश के ऑब्जर्वर को ये रिलेटिव वेलोसिटी u डैश दिखाई देगी,
जो होगी u डैश इक्वल्स टू u माइनस ऑफ v। ये हम ऑलरेडी काइनेमेटिक्स के थ्रू क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। अब जो दूसरी बात आती है, हमने स्टार्टिंग में कहा था हम प्रूव करेंगे गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अगर एक फ्रेम इनिशियल होता है तो दूसरा फ्रेम भी इनिशियल होता है, मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो इनवेरिएंट होते हैं अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, क्योंकि ये पॉइंट टाइम के साथ मूव कर रहा है फ्रेम एस डैश में, अगर मैं इन दोनों ऑब्जर्वर से ये पूछूं कि आपको पॉइंट P का एक्सेलरेशन कितना दिखाई देता है, इसका मतलब मैं इसे डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो क्या दिखाई देगा? d बाई डी टी ऑफ u इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ u डैश प्लस d बाई डी टी ऑफ v। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, डिफरेंशिएट करने पर जीरो हो जाएगी। ये आपको जो वेलोसिटी है जब इसको टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे इसको मिलेगा एक्सेलरेशन a डैश और ये मिलेगा एक्सेलरेशन a। ऐसा ही जब आप इस तरफ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा a डैश इक्वल्स टू a। ये प्रूव करता है कि इस पॉइंट P के मोशन का जो एक्सेलरेशन है वो दोनों ऑब्जर्वर्स को सेम दिखाई देता है। मतलब अगर ये फ्रेम हमारा इनिशियल है और इसके द्वारा लिए गए ऑब्जर्वेशंस इस ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन से बखूबी मैच करते हैं, इसका मतलब इस फ्रेम को भी हम इनिशियल consider करेंगे। So if one of the frame is initial, then another frame is also initial, right? Now we come to the very important topic of this आर्टिकल, लिमिटेशन, कि इसका लिमिटेशन क्यों हुआ। अब रीजन समझिए, फ्रेम एस अभी भी रेस्ट पे है, फ्रेम एस डैश और ओ दोनों रिलेटिव मोशन पे हैं, लेकिन इस रिलेटिव मोशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये जो फ्रेम एस डैश है इसकी वेलोसिटी को मैंने रिलेटिविस्टिक मान लिया, सी मतलब वेरी हाई मान लिया, मतलब अब मैंने इसकी वेलोसिटी को रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी मानी, राइट। रिलेटिविस्टिक केस में आप उस पर्टिकुलर फ्रेम की वेलोसिटी को c को अप्रोचिंग मानते हैं, तो मैंने अभी फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस c मान लिया। अगर ये c हुआ तो आपको फ्रेम s पे खड़े ऑब्जर्वर को इस पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? u इक्वल्स टू u डैश प्लस c दिखाई देगी, मतलब वेलोसिटी का फैक्टर बढ़ेगा, प्लस स्पीड ऑफ लाइट आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, राइट। अगर इस फ्रेम से if I observe the condition from frame S dash and I ask the question to frame S dash observer, ये दिखेगा u dash equals to u minus of c, मतलब although object वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही चल रहा है लेकिन ऑब्जर्वर को इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम दिखाई देगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए साफ लिखा। बट अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द वेलोसिटी ऑफ लाइट शुड हैव सेम वैल्यूज इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, राइट। ये शो करता है कि हमें अपने गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या इसके मॉडिफिकेशन को हमें डिस्कस करना चाहिए। फिर समझ लीजिए क्यों, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से, ये फ्रेम एस डैश वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलता है और ये ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी u डैश से चल रहा है, तो रेस्ट पे खड़े ऑब्जर्वर मतलब फ्रेम एस से इसकी वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा दिखाई देगी, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसके रिवर्स अगर हम यही ऑब्जर्वेशन इस फ्रेम से लें रिलेटिव वेलोसिटी ध्यान में रखते हुए, तो हमें ये वैल्यू u डैश इक्वल्स टू u माइनस ऑफ c दिखाई देगी, मतलब हमें लाइट की ही वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कम दिखने लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेम बोथ दी कंडीशंस आर नॉट पॉसिबल एंड इफ वी स्टार्ट कंसीडरिंग द केस ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, सो वी नीड टू मॉडिफाई अवर गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट। ये हमारे पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट प्रिंसिपल रिलेटिविटी, दैट इज ऑल लॉज आर सेम इन ऑल इनिशियल फ्रेम। दूसरा कंसिस्टेंसी स्पीड ऑफ लाइट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट सभी डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए, राइट। So thank you. In next lecture I will discuss the Lorentz transformation equation with detailed derivations. Thank you.